इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल यहाँ पर वॉइस एंड ऑडियो डिस्टर्बेंस, ये इंटरनेट का इशू है। आई वांटेड टू चेक इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट टेस्ट। अच्छा, ये और मैंने पहले ही बात ही कही है कि ये ऑनलाइन और ये जो यहाँ सामने बैठे हैं दोनों के लिए सेम है। दोनों में ये इश्यूज थे, ग्रामर के, स्पेलिंग के, हेडिंग्स के, ये दोनों के लिए यही फीडबैक था। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे मैं आपको अगेन, जिस तरह से हमने रिलेशंस कहानियों की तरह पढ़े हैं, मेरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी थोड़ा स्टोरी लाइक ही बताऊं, ताकि वो ऐसा होता है कि स्टोरी लाइक होता है वो आप लोगों के लिए याद करना आसान होता है। इतनी बात तो हमने कर ली थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट देख लीजिए, ये बात तो हो गई थी, है ना? ये पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है, इकोनॉमी का पॉलिटिक्स पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप मुझे बताएंगे, अरे हम ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे देखेंगे और कोशिश करेंगे टाइम मिला तो थोड़ी सी नेशनल की बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक नाम किसी ने सुना होगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? अच्छा, मैं ये कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले ना आपने ये बात समझनी है। अच्छा, इसके साथ ना, क्योंकि ये आईआर का नहीं है, अगर यही सवाल, यही टॉपिक अगर आईआर में होता ना, तो मैं आपको थेरीज बताती। थेरीज जैसे लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, इसमें भी थेरीज बताऊंगी, लेकिन उसका जो उस पर एम्फेसिस होगा ना वो कम होगा, ठीक है। आईआर का होता तो आईआर पे हमारा बहुत ज्यादा एम्फेसिस थेरीज पे होता। चूंकि करंट अफेयर का है तो थेरीज पे एम्फेसिस कम है। अब स्टार्ट करते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब आप कहानी ये सुने। नो ऑडियो, पोर वीडियो क्वालिटी, इंटरनेट का इश्यूज है भाई। देखें ऑडियो, आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? चलो, हो गई। अच्छा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने जो बात आपसे शुरू की थी, अब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। वर्ल्ड वॉर 2 में ये होता है कि यूरोपियन इकोनॉमी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है, यूरोप के अलावा एक ऐसी मेजर पावर होती है जिसकी इकोनॉमी जो होती है स्टेबलाइज होती है, वो कौन होता है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्टेबलाइज होती है और कंपैरेटिवली यूरोपियन की निस्बत अच्छे हाल में होती है। तो फिर क्या होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2? क्या होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2? 44 कंट्रीज से डेलीगेट्स 44 कंट्रीज से डेलीगेट्स आते हैं, वो मिलते हैं ब्रेटन वुड में, जो कि यूएसए का हिस्सा है। ब्रेटन वुड में यूएसए में मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि हमारी सबकी इकोनॉमी की इतनी तबाही हो गई है, तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का एक और नाम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी, लिख दो, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या, और ये 1944 में मिलते हैं, कि क्या आने वाली जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो क्या होगी। इसके अंदर इकोनॉमी बदहाल होगी या क्या, इसमें इकोनॉमी की क्या सूरत हाल हम लेके चलेंगे, हमारे जो फाइनेंसिस हम कैसे मैनेज होंगे, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर का कौन से इंस्टीट्यूशन है वो स्टैब्लिश होंगे या नहीं होंगे। जुलाई 1 से 22 तक, जुलाई 1 से 22 जुलाई तक 1944,
ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी की सूरत हाल कैसी होगी। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एक ऐसा क्या क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करें और इकोनॉमी को, सबकी ओवरऑल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। अब वो इंस्टीट्यूशंस क्या थे, वो थे आपके आईएमएफ। आईएमएफ क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी। अच्छा, और दूसरा दूसरा आपका जो वर्ल्ड बैंक। अभी जो इसमें बनता है ना, एक आईएमएफ बनता है, एक वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, उसे क्या कहते हैं, इसकी एब्रीविएशन क्या है? एक तो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे नहीं बनाते इंटरनेशनल। एक तो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आईएमएफ हो गया। आईएमएफ वो है जिससे आप लोग क्या लेते हैं, फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों जो है इन्होंने बनाए हैं कि भाई हम अब जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर होगा उसमें जो हम फाइनेंसेस की जिम्मेदारी है, ये जो मैनेज करेंगे वो ज्यादातर ये दोनों करेंगे, आईएमएफ करेगा, वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी करेगा। अच्छा, अब इनका गोल्स क्या होता है? इनके गोल ये होते हैं कि आपने ऐसा फॉरेन एक्सचेंज या जो फॉरेन आपकी जो एक्सचेंज सिस्टम है ऐसा बनाए जो कि थोड़ा स्टेबलाइज हो, इतना फ्लक्चुएट ना करता हो, या फिर आपके जो जिस तरह से पहले इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो लोगों ने खराब की थी, अपनी इकोनॉमी तबाह की थी, या जो पहले ट्रेड से रिलेटेड रेगुलेशंस नहीं थी, टैरिफ से रिलेटेड रेगुलेशन नहीं थी, वो रेगुलेशन अप्लाई की जाए। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने ये बात बताई कि जो यूएस इकोनॉमी थी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन थी, यूएस इकोनॉमी थी ना। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि यूएस इकोनॉमी को हम एज कंसिडर्ड कर देते हैं वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। किसको? डॉलर। उसका क्या था? डॉलर। इन्होंने ऐसा वो निकाला, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी भी स्टेबल थी, यूएस की करेंसी भी स्टेबल थी, तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा तरीका निकालते हैं कि इसको जो है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जो है वो क्या कह रही हूँ मैं, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जो है ना, इसको हम कर देते हैं। अब अच्छा, फिर अब उन्होंने कहा कि भाई इसकी अब डॉलर स्टेबल रहे इसके लिए क्या हम ऐसी एफर्ट करें। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डॉलर को पेग कर दिया और डॉलर की कीमत को एक तरह से बैक कर दिया, किसके साथ? गोल्ड के साथ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ऐसा करें, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप डॉलर का इस्तेमाल करें और आप लोगों के पास जो सोना है वो लाके यूएस के पास रखवा दें। बात समझ आ रही है? क्या करना था? इंटरनेशनल ट्रेड करना था। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को पैसा चाहिए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, तो डॉलर पहले सबके पास होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो सोने के ज़खायर हैं, आप सोने के ज़खायर जाके यूएस के पास रखवा दें और हमसे डॉलर मिल जाए, और वो जो डॉलर होगा आपकी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या यूज करेंगे? डॉलर यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। और डॉलर, और फिर गोल्ड अब कैसे रखवाएं? उन्होंने कहा कि भाई $35 पे आपको पर आउंस गोल्ड जो है ना, कि अगर आप हमारे पास गोल्ड लेके आएंगे तो $35 पे पर आउंस गोल्ड जो है ना, ये इसकी कीमत है। नहीं समझ आई बात? हम तो रखवाएंगे ना। आप समझे, अभी सेल वाली सिचुएशन में समझे, आप ये समझे कि आप एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है इकोनॉमी में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डॉलर जो है ना, हम उसको वर्ल्ड करेंसी रिजर्व के तौर पर ट्रीट करेंगे। जितना आपके गोल्ड के पास गोल्ड होगा उतने आपको डॉलर मिलेंगे। और ये पहले तो ये बात है ना कि आपको इस रेट के मुताबिक मिलेंगे, क्योंकि हमने सबने ये तय किया है कि यूएस की इकोनॉमी भी स्टेबल है, यूएस की करेंसी भी स्टेबल है। इसमें सेल करने वाली बात नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चाहें तो हमसे वापस अपना गोल्ड लेके जा सकते हैं और अपने डॉलर हमें दे सकते हैं। ठीक है, सेल वाली सिचुएशन है। समझे, आपने किसी के पास रिजर्व में रखवाते हैं ना चीज, गिरवी रखते हैं चीज, रिजर्व में रखवाते हैं। यूएस के बैंक्स में गोल्ड उन्होंने रख दिया और उससे डॉलर ले लिया, और यूएस ने ये कंडीशन, ये एक्सप्लिसिटली ये कंडीशन थी
कि भाई हम आपसे डॉलर के एवज अपना गोल्ड वापस जब चाहे ले सकते हैं, और डॉलर और यूएस ने इस सिचुएशन पे अग्री किया था। ठीक है, अभी ये कहानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ, ये इस टाइप का पेपर में ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि आप बिल्ड करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, सिलसिला चलता है, कब तक चलता है, 1971 तक। ठीक है, इसको 1971 में ऐसा क्या होता है, हम देखते हैं 1960s में यूएस जो है वो क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा होता है, तो वियतनाम वॉर में, कोरिया वॉर में, इस तरह की वॉर में, प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व होता है, उसकी इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। अब इस पे जब इकोनॉमी के बुरे हालात हो जाते हैं, अच्छा, आपको यूएस में एक कंडीशन ये भी लगाई थी कि आपने डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं करना है। क्यों लगाई थी? डॉलर ज्यादा प्रिंट अगर ये लोग कर लेते हैं, अब ये मैं इसकी ज्यादा डिटेल में पहले बता रही हूँ, मैंने जाऊंगी, लेकिन ये होता है कि डॉलर अगर ज्यादा मार्केट में करेंसी अगर ज्यादा आ जाती है, तो वो डॉलर उनको ज्यादा चाहिए होंगे अपना वो गोल्ड लेने के लिए। समझ आ रही है ये बात? फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने $100 की एक चीज ली थी, एक बात है, $100 में आपने कोई एक चीज ली थी, अब क्या हो गया, मार्केट में अगर डॉलर ज्यादा हो गए, डिवैल्यूएशन होगी करेंसी की, तो वही चीज आपको $200 में मिलेगी। तो कंट्रीज के लिए ये चीज थी बड़ी मुश्किल थी, तो इसमें उनकी ट्रस्ट के भी इश्यूज थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक दो कंडीशन थी, कि एक तो आप डॉलर ज्यादा प्रिंट नहीं करेंगे, दूसरा आप ये करेंगे जब हम चाहेंगे आप हमें अपना सोना जो है वापस करेंगे। 1960s में क्योंकि वियतनाम वॉर हो रही थी और यूएस की इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात थे, तो जो कंट्रीज थी उनका ट्रस्ट जो था ना वो डेवलप नहीं हो रहा था, तो मतलब ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था। उन्होंने कहा कि फ्रांस जैसी कंट्री ने कहा कि भाई हमें हमारा सोना वापस करो। फ्रांस और बहुत सी ऐसी कंट्रीज ने कहा कि हम अपना डॉलर रख लो और हमें हमारा सोना वापस कर दो। फिर क्या होता है, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने ये कहा कि भाई उन्होंने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब डॉलर जो है ना वो बैक नहीं होगा गोल्ड से, तो हम नहीं दे रहे गोल्ड जो है ना वापस कर रहे। समझ आ रही है? और इस तरह से जो ब्रेटन वुड जो सिस्टम आपका इस तरह से बना था ना, वो 1971 में कर जाता है कोलैप्स। जो आपकी जो करेंसी जो कि बैक्ड थी, पहले जो डॉलर जो था जो बैक्ड था गोल्ड से, वो बैकिंग उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अब 1960s में आपकी कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में डिफरेंट यूएस प्रॉक्सीज वॉर में इन्वॉल्व था ना, स्पेसिफिकली जिसको वियतनाम वॉर बहुत चल रही थी। अच्छा, 15 अगस्त 1971 में रिचर्ड निक्सन कहते हैं, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कहते हैं कि भाई हम अब जो यूएस डॉलर है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरह से जो आपका ब्रेटन वुड सिस्टम, इसको आप क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये याद रखना, ब्रेटन वुड सिस्टम में सिर्फ एक चीज जो खत्म हुई थी, वो क्या था? जो आपकी जो डॉलर की जो गोल्ड के साथ जो एक कन्वर्जन थी ना, वो खत्म हुई थी। ये जो आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस थे, ये फिर भी रहे थे, अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या किया? उसके बाद यूएस ने एक और गेम 1970s में, वो क्या था? अब यूएस को तो अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी थी। हेजेमनी मेंटेन करने के लिए आपको इकोनॉमिकली भी हेजेमन होना जरूरी है ना। क्या क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है? इकोनॉमिक हेजेमन भी तो होना जरूरी है ना आपका। अब इकोनॉमिक हेजेमन आप कैसे होंगे? जब आपने कोई ना कोई इस तरह का, पहले जिस तरह से ये आपका ब्रेटन सिस्टम था, तो जिसमें डॉलर जो था वो सबके पास एज फॉरेन या वर्ल्ड रिजर्व की करेंसी के तौर पर था, तो ये यूएस को कबूल नहीं था कि आप हमारा जो इस तरह का जो हेजेमनी है, फाइनेंशियल हेजेमनी, इकोनॉमिक हेजेमनी है, वो खत्म हो। 1970s में पेट्रो डॉलर होता है, ये क्या है? पेट्रोल डॉलर ये है, ये निकला है पेट्रोलियम से, ये है डॉलर। अब इसमें ये किया कि यूएस ने कन्विंस किया गल्फ स्टेट्स को, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को, ओपेक स्टेट्स को, उन्होंने कहा भाई कि आपने ऐसा करना है कि आपने जो अपना तेल है वो सिर्फ डॉलर के एवज ही बेचना है। किसी और करेंसी में आपने डॉलर के अलावा अपने ऑयल की प्रोडक्शन या सॉरी अपनी ऑयल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेलिंग है, वो नहीं करती है। तो अब देखें, एक और तरीका आ गया डॉलर की हेजेमनी वर्ल्ड में कायम करने का। अब ये 1970s में हम आ गए, जहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो। और ये वाला काम 1970s में भी नहीं, 1973 में हो गया। ठीक है, अब ये हो गया कि भाई डॉलर आपका बैक हो गया
आपका या लिंक हो गया किसके साथ, ऑयल के साथ। अच्छा, अब जिन जिन कंट्रीज ने इस ऑयल की बैकिंग को खराब करने की कोशिश की है, यूएस ने उसका बुरा हाल किया। मिसाल के तौर पर तो मिसाल दें, इराक में क्या हुआ, क्या कह रहे थे जो उस वक्त के जो सदर थे इराक में, ये 2000 की बात है, उन्होंने कहा था कि भाई, अच्छा यूएस इस कदर सेंसिटिव था इस चीज को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारा जो ऑयल की जो मोनोपोली है, अगर आप किसी भी और करेंसी में सेल करना शुरू करेंगे तो ये उस पर डायरेक्ट आप हमारे पे डायरेक्ट अटैक होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जो ऑयल है वो यूरोज में बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ इराक पे, फिर उसके बाद आपने देखा है कि इराक पे उन्होंने क्या इल्जाम लगा के उस पर अटैक किया था, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। उन्होंने एक मैसिव मीडिया कैंपेन हुई, मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ना तो निकले, ना ही वो प्रोड्यूस कर रहा था। असल ये था कि वो मोनोपोली खत्म करना चाह रहा था। इसके अलावा कौन और था। लिबिया में क्या हुआ, उन्होंने लिबिया में उस वक्त जो गद्दाफी था उसने ये कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम एक करेंसी मुतारिफ कराते हैं जिसका नाम क्या होता है, दिनार जो है, ये गोल्ड बेस्ड को करेंसी मुतारिफ कराते हैं और अपना ऑयल इसमें बेचना शुरू कर देते हैं। फिर गद्दाफी के साथ क्या हुआ, उसको उसको भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसका भी, गद्दाफी का भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। अच्छा, ईरान में क्या हुआ, मैंने आपको अभी तक किसकी मिसाल दी, सबसे पहली मिसाल किसकी दी है, इराक की, फिर किसकी दी है, अब किसकी दे रही हूँ, ईरान। ईरान में क्या हुआ, ईरान का पता है, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई है, लेकिन ईरान ने भी तो कोशिश की थी कुछ अरसे के लिए कि भाई हम जो जो यूएस में जो तेल, क्योंकि ईरान भी क्या है, रिच इन हाइड्रोकार्बन है, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो डॉलर में तेल बेचते हैं तो हम पे वैसे ही सैंक्शंस लगी हुई है, तो हम डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में हाफ टी स्पून। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी और करेंसी, या तो हम वाटर सिस्टम कर लेते हैं, या डॉलर के अलावा हम किसी और करेंसी में बेचना शुरू करते हैं, या गोल्ड की निस्बत में, गोल्ड की चेंज में बेचना शुरू करते हैं, जिसपे ईरान पे ज्यादा वो यूएस को गुस्सा था, और उन्होंने उसने फिर कहा कि हम इसको जो न्यूक्लियर तक पहुंच रहा है वहां तक नहीं पहुंचने देंगे और इस पे सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन यूएस के ईरान पे गुस्सा होने की खाली वजह न्यूक्स नहीं थे, ये एक चीज भी थी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये भी रिच इन, अब देखिए ना, क्या एक ईरान रिच इन हाइड्रोकार्बन है, एक रशिया रिच इन हाइड्रोकार्बन है, दोनों पे सैंक्शंस लगी हुई है। समझ आ रही है बात। जब हम ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो हम उस पर ज्यादा बात करेंगे, अभी हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। एक आपका टॉपिक होगा ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, हम उसके अंदर इन सब चीजों को ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ आ रही है कि किस तरह से मोनोपोली रही है या यूएस की इंटरनेशनल इकोनॉमी पे, ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं रिसेंट दौर में क्या होता है। रिसेंट दौर में हमने वर्ड पढ़े हैं, एक तो रीजनल पावर का, रीजनल पावर्स पे हमने बात पढ़ी है, एक हमने बात पढ़ी है जियो इकोनॉमिक्स की बात पढ़ी है। ठीक है अच्छा, पहले तो आप देखें जो रीजनल पावर का जो रिसर्जेंस है, इनका जो आप कहते हैं कि जो दोबारा से, एक तो रिसर्जेंस, दो दो सुपर पावर्स का, एक हम देखते हैं, एक चाइना की बात करते हैं, एक हम रशिया की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीजनल पार्ट्स का भी रिसर्जेंस है। जैसे साउथ एशिया में हम बात करें तो साउथ एशिया में हम इंडिया को कह सकते हैं ना, चाइना को कह सकते हैं, क्योंकि वो चाइना टू सम एक्सटेंट बेशक साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक रीजन में तो लाया करता है ना। और रीजन मैंने आपको कहा था कि एक इनफॉर्मल सी बाउंड्री है। ठीक है, कम ज्यादा इसमें मुबालिक हम कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। अच्छा, तो चूंकि रीजनल पावर का एक तो ये दोबारा से रिसर्जेंस होता है, और जो जियो इकोनॉमिक्स पे जो दोबारा से एक फोकस होता है, ये आपका बड़ा इसके आईपीई को चेंज करता है। फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टैट्स लिखे हैं, पहले आप वो लिखें फिर मैं बताती हूँ। आप देखें कि लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है, उसका नाम है कंट्रोल रिस्क। उसने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी, अब ये बात पहले भी है और अब भी है, नेशनल सिक्योरिटी एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
वो कह रहे हैं कि आपकी जो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी होगी ना, कुछ हद तक गाइड करेगी आपके ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट। फिर एक और लिखे, इकोनॉमिस्ट अपनी हर साल एनुअल पब्लिकेशन करता है। इकोनॉमिस्ट ने अपनी एनुअल पब्लिकेशन in 2025 है, उन्होंने लिखा हुआ द वर्ल्ड अहेड इन 2025, आई थिंक 2024, द वर्ल्ड अहेड इन 2025, ये उसका नाम है। इसमें वो कह रहे हैं चाइनीज फॉर्म्स are already expanding abroad to get around trade barriers. Trade barriers कौन लगा रहा है? यूएस लगा रहा है। As well as to tap new markets in global south. Global south क्या है? आप लोगों ने एक चीज में देख लिया लेकिन ग्लोबल साउथ क्या है? वो ग्लोबल नॉर्थ है। ठीक है, ये वो नहीं है कि जो कंपास पे आप देख लेंगे नॉर्थ है अभी साउथ है, ऐसी वाली बात नहीं है। इसमें आपने ये देखना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ कहलाती हैं, अंडर डेवलप्ड जो है ग्लोबल साउथ कहलाती है। एक और किताब का नाम लिखें। बुक का नाम है कि मैंने एक आपको घर से एक इस तरह से दिखाया कि आपको पता होगा रेफरेंसेस हम किताबों को भी ये राइटर हैं जोसेफ कीट्स। पूरा रेफरेंस लिख ले, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स रिस्पोंडेंट, अगर कितना भी लिख सकते हैं, याद रहता है। पूरा लिखना है तो पूरा लिखने कोई बात नहीं। अच्छा, अभी कोर्ट काफी बड़ी है तो मैं कोर्ट भी यहाँ पे ना छुट्टी करके लिख के तो मैं काफी जल्दी लेके आई थी, लेकिन अभी ये इतनी ही बाकी है। अच्छा, लिख लें फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि अभी रिसर्जेंस है जिसकी रीजनल पार्ट्स की। जब रीजनल पार्ट्स की रिसर्जेंस इस तरह से होती है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि वो उसमें एक चीज पे बड़ा उनका फोकस होता है, वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर होती है, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तभी ग्लोबल पार्ट्स या जो रीजनल पार्ट्स हैं वो दोबारा से उनका रिवाइवल होता है। इसमें सबसे प्राइम एग्जांपल कौन सी है? चाइना।
चाइना ने सबसे पहले क्या अपनी बनाई, इकोनॉमिक माइट बनाई। सबसे पहले जब वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग हुई, उसके बाद उसने अपने आप को पॉलिटिकली रीअसर्ट करना शुरू किया। क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करी हूँ, रीअसर्ट। तो पहले उसने अपनी इकोनॉमिक माइट को डेवलप किया। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, अभी क्या है, ये पोस्ट कोल्ड वॉर इरा भी आप कह सकते हैं ना इसको। इसके अंदर आपकी जो एक रिसर्जेंस है रीजनल पार्ट्स की, या रिसर्जेंस है आपकी जो भी आप पावर देख लें, उसकी उस बैकिंग जो है उसकी इकोनॉमी पे है। ठीक है, और आप ये भी देखें कि जो इकोनॉमिक टैक्टिक्स है, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, इकोनॉमिक टैक्टिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं किस चीज के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको मिसाल दें इस तरह, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, आप इकोनॉमिक टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अब आप देखें, अभी मैं आगे भी आपको मिसाल दूंगी इकोनॉमिक टैक्टिक्स क्या थे। ट्रम्प का इलेक्शन जो है इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल नहीं है। आप देखें ट्रम्प आगे इसने क्या कहा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग लेके आऊंगा, जॉब्स लेके आऊंगा, सारा मैनिफेस्टो उसका क्या था, इकोनॉमी पे था ना, तो उसने उसके बाद फिर ये किया। इसी तरह से आप अपनी इकोनॉमिक टैक्टिक्स और क्या हो सकते हैं, ट्रेड वॉर की इकोनॉमिक टैक्टिक्स हो सकते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि को आप देखें ना, अब अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसमें चाइना और यूएस जो है एक तरह के राइवल्स है ना, राइवल्स है। टैक्टिक्स क्या अप्लाई, डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ रहे, लेकिन टैक्टिक क्या अप्लाई किया उन्होंने, ट्रेड वॉर का। समझ आई है बात की, ठीक है, कि इकोनॉमिक टैक्टिक्स आप अप्लाई करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छा, अब इसी तरह से जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है आपकी, जिस तरह बाकी सिक्योरिटी होती है उसी तरह से आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है। इसमें आपकी इकोनॉमी का मजबूत होना, इंडिपेंडेंट होना, सॉवरन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने अब ये इंडिपेंडेंट होना क्यों कहा, अब ये भी मैं आगे बताती हूँ। इंडिपेंडेंट होना ये मुझे याद कर रहिएगा। फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी बहुत जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है ये क्या बनती है, ये भी कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनती है कि हमने इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान में भी तो बन गई है, पाकिस्तान ने भी तो क्या कहा है कि हम जिस पे फोकस करेंगे अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेंगे ना। अच्छा, अब आप देखें, ये हेडिंग है, नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म आप कह लें, आप प्रोटेक्शनिज्म कह लें, पहले क्या था। अब एक और कॉन्सेप्ट है, पहले आपको कहानी मैंने सारी समझा दी है, यूएस के इन्फ्लुएंस की, पेट्रो डॉलर की और बाकी सारी। अब आप देखिए रिसेंट दौर में क्या हो रहा है, जो ये प्रोटेक्शनिज्म है या ये जो नेशनलिज्म है, अब आप ये भी हेडिंग ये भी बन सकती है, रिवाइवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है, ऑपोजिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की मैंने आपको वो बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, इसी क्लास में मैंने बताई थी ना, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी, मुझे याद है। ग्लोबलाइजेशन की मैंने सबसे आसान डेफिनेशन आप लोगों को दिखाई थी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज, ये भी अच्छी है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज, गुड्स। तीन चीजें मैंने आपको कही थी, तीन चीजें हैं, क्या है, लोगों का फ्री मूवमेंट होता है, आइडियाज का होता है, गुड्स का होता है। अगर आप लोग एंटी इमिग्रेशन अगर आप कर लें, ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन। अगर आप एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज कर लें, ट्रम्प कहता है ना ट्रैवल बैन लगाता है या नहीं लगाता है, जब उसका पहला उसका आया था टर्म तो उसमें ट्रैवल बैन लगाए थे उसने, नहीं मुस्लिम कंट्रीज पे नहीं लगाए थे, लगाए थे। जब कोविड आया लोगों ने अपने क्या कर लिए, अपने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर लिए कि नहीं कर लिए, तो सबसे पहला बैन जो है आपका, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज आती है तो आपकी फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल खत्म हो जाते हैं। जब आपके गुड्स पे, जब आप टैरिफ लगाते हैं तब आपकी गुड्स की मूवमेंट जो है रुक जाती है, नहीं रुक जाती है। जितना ज्यादा टैरिफ होगा उतनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी ना, जाहिर है एक्सपोर्टर को टैरिफ उतना भरना पड़ेगा, तभी तो आपके मुल्क में उसको प्रोडक्ट आएगी। तो ये भी आइडियाज का कैसे है, आइडियाज जब आप देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी बड़े इश्यूज आए चाइना के और उसके दरमियान, यूएस के दरमियान, आए कि नहीं आए। आईपीआर पे कहा ना, यूएस ने कहा कि भाई तुम लोग मेरी टेक्नोलॉजी को चोरी करते हो, असेंबलिंग तो करते हो लेकिन टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं, चाइना पे इल्जाम लगाया। तो जब ये चीजें आपकी गुड्स की, आइडियाज की, पीपल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, तो ये क्या है, आपकी ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना के अगेंस्ट है।
तो ये फिर कहाँ आप चले जाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चले जाते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं, नेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब चूंकि अब आप देखें इसके अंदर एक और कोट आप लिखें, arguing against globalization, arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. Arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. ये आपके फॉर्मर यूएन यानी फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने कहा, क्या है, कोफी अनान फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। अच्छा अब आप देखें, मिसाल दे कोई और, इन जितनी मिसालें मैंने दी हैं इसके अलावा कोई और मिसाल दे कि आप ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में हैं। बड़ी फेमस मिसाल है, ब्रेग्जिट नहीं हुआ, क्या हो गया बच्चों, ब्रेग्जिट हुआ ना, ब्रेग्जिट क्या था, ईयू से जो रेफरेंडम हुआ यूके। अच्छा अब आप ये उस 1975 में भी एक रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में, लेकिन उसमें यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल को ज्वाइन करने का था। कब था, जब ग्लोबलाइजेशन बहुत स्टार्ट में थी, वो रेफरेंडम 1975 में हुआ था और वो इस वजह से हुआ था। अब आप देखिए स्टार्क डिफरेंस नजर आ रहा है आपको कि एक तरफ आप 1975 में जब ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट था, जब ओपन मार्केट की बात होती थी, तब वही ब्रिटेन था जिसने ज्वाइन करने की ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, और अब क्या है, ब्रेग्जिट हुआ है। अच्छा इसके अलावा जो विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी तो एंटी ग्लोबलाइजेशन ही है, एक तरफ से प्रोटेक्शनिज्म की एग्जांपल है। ट्रंप के जितने स्टांसेस हैं, क्या वो प्रो ग्लोबलाइजेशन है, एंटी है, एंटी है? तो आप मिसाल दे सकते हैं ना, आप दो मिसालें अब आपको ब्रेग्जिट ये था कि ये यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज जो है वॉलंटरली इस यूनियन का हिस्सा है। 2017 में 2017 में ब्रेग्जिट होता है। ब्रेग्जिट दो वर्ड्स का मजमूआ है, एक है ब्रिटेन और एक है एग्जिट। मतलब ये रेफरेंडम किया गया ब्रिटेन की पॉपुलेशन ने कि क्या हमें ईयू का हिस्सा बने रहना चाहिए या हमें इसे एग्जिट कर देना चाहिए। रेफरेंडम के मुताबिक ब्रिटेन जो है, या जो आप कह रहे हैं यूके जो है, वो एग्जिट कर गया ईयू से, और उसकी वजूहात ये बताई जाती है कि भाई चूंकि फ्री मूवमेंट है, ईयू के जो हिस्सा होता है उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसमें आपको पास वीजा की जरूरत नहीं होती, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी की बहुत सी लिंक्ड सिचुएशन होती है। तो उन्होंने कहा भाई कि इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है, हमारी जॉब्स को नुकसान होता है, एम्प्लॉयमेंट को नुकसान होता है, हमें ईयू में रहने का ज्यादा फायदा नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन को इससे एग्जिट कर देना चाहिए। ब्रिटेन का जो एग्जिट था, ये असूली तौर पर एक जो आपकी जो एंटी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म का जो एक आपका नैरेटिव है, ये उसके प्रो था। ठीक है, और फिर इसकी मिसाल आपने दी है कि ये वही ब्रिटेन था जिसने 1975 में ये रेफरेंडम हुआ था और उसने कहा था कि भाई हमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, ये वही ब्रिटेन था जो 1975 में ये कह रहा था, और अब ये इस 2000 में या 21st सेंचुरी में वो ये कह रहा है। अच्छा अब फिर मैंने आपको उस ट्रम्प का स्टांस भी बताया। ट्रम्प क्या कहता है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जिस तरह होगा, उसने कहा था मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लेके आऊंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लेके आऊंगा अमेरिका को, और मैं चाइना पे बड़ा टफ स्टांस लूंगा, इस तरह की बातें उसने कही थी। और फिर वो हमने देखा भी है, उसने कहा था कि मेक्सिको अमेरिकन बॉर्डर से क्या बनाऊंगा, वॉल, ताकि कोई इमिग्रेंट ना आ सके, किस पे, मेक्सिको
अमेरिकन बॉर्डर पे वॉल बनाऊंगा इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट को स्टॉप करने के लिए। फिर आप देखते हैं टीपीपी से भी वो निकल जाता है, नाफ्ता से भी निकल जाता है। क्या है टीपीपी और नाफ्ता? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये क्या है? अच्छा, इस तरह के जो अलायंसेस बने हैं ना, टीपीपी जैसे, नाफ्ता जैसे, ये सब ग्लोबलाइजेशन को बताते हैं। अब टीपीपी क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनर पार्टनरशिप। अच्छा, और दूसरा आपका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। इस पे बात हम तब करेंगे जब हम बाकी मैं एक ही दफा ऑर्गेनाइजेशंस कवर कराऊंगी ना, तो उसमें मैं अलायंसेस भी कवर करूंगी। अभी फिलहाल ये आप समझें कि ये ऐसे इकोनॉमिक अलायंसेस थे जो कि ट्रेड को ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, सिर्फ इतनी बात हम समझ लें, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए ये हमने किए थे। अच्छा, अब आप देखें कि मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स बताती हूँ कि किस तरह से, या पहले आप लोग सोचें कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट होता है। कोई रियल टाइम एग्जांपल रिसेंट 2024 में, 2025 में, कि पॉलिटिक्स ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया हो ग्लोबल लेवल पे, सोचें। मैम जिस तरह आईटी का इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट वाली स्टेटमेंट है, काफी इफेक्ट हुआ था इकोनॉमी के लिए। कैसे? US की तरफ से। ये यही बातें आप लोगों ने पेपर में अच्छी बात आई की है। पेपर में आप लोग कैसे सेंटेंसेस, मुझे चलो याद आ गया, जब सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो उसको किसी एग्जाम्पल से बैक करते हैं। टीचर पे नहीं छोड़ देते हैं कि वो खुद ही तुक्के लगाता रहे कि ये बच्चे ने किस सेंस में बात की होगी। आप लोग जब जब अभी आपने ये बात कही है, तो इसकी क्या मिसाल देंगे आप? इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट पड़ा? एड रुकी थी। क्या रेट रुकी थी बातें? तुक्का? ऐसे 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 आपने जो बात पेपर में लिखी, एक लाइन अगर आपने पेपर में लिखी है ना, तो उसके पीछे आपके पास कोई स्टैट, कोई फिगर, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, कोई कोड, कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो बात नहीं लिखनी है। उसको स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट उसको कहते हैं कि मतलब आपने बस ऐसे ही हवा में एक बात कर दी, या उसकी कोई पीछे से बैकिंग नहीं है। बैक हमेशा अपनी बातों को किसी चीज से बैक करना है, ठीक है? अगर आपने कहा कि आईटीआई के जाने से कोई इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो कोई ऐसी रिपोर्ट लेके आए जिसमें ये लिखा हो। नहीं मिलेगी आपको। ये इस तरह की कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी हो सकता है कि ये बात जरूर की जाए कि उस एरा में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उससे इम्पोर्ट खराब हो गई, एक्सपोर्ट खराब हो गई, इतने परसेंट दे दी, कोई इस तरह की बात हो सकता होती हो, लेकिन इस तरह ये स्वीपिंग स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, क्या? स्टेटमेंट से तो मुझे नहीं लगता कि बात कुकर है, लेकिन गवर्नमेंट के जाने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो मिल गए थे। ठीक है ना? वो कम हो गए। ठीक है, वो ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। वही बात है। स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वेरी करता है। जो आप स्टेटमेंट, अगर आप ये कह रहे हैं, वही बात कर रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने से उस वक्त इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टैट आपको, अच्छा, ज्यादा कोशिश एक और पेपर में करनी है, अपनी पॉलिटिकल बाइसनेस शो नहीं करनी है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट हैं, किसके प्रो हैं। ये आपने पेपर में नहीं बताना। एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं, अब पता चले एग्जामिनर किसी और पार्टी का निकला है, अंडा दे दे आप लोगों के अंदर, तो ये काम नहीं करना। अच्छा, अभी फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे एक क्राइसिस आपको रिसेंट पड़ा था, जिसने इम्पैक्ट किया है, जो आपका जो रेड सी में जो हुतीज के अटैक हुए हैं। अब आप देखें, रेड सी में हुतीज ने वेसल्स पे जो शिपिंग थी, शिपिंग आपकी जो वेसल्स पे जब अटैक किया है, और वो क्यों किया है? इन सॉलिडारिटी विद गजा, इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टीनियंस किया ना, उससे क्या इम्पैक्ट होता है? मैंने कुछ स्टैट्स लिखे हैं, आप जरा वो लिखें। अच्छा, पहले रेड सी शिपिंग क्राइसिस भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि
अच्छा, अब ये एग्जांपल है कि किस तरह से पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को। पॉलिटिक्स ने किस तरह से, अभी हम 22 वर्षा भी देखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स किस तरह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, पहले आप ये देखें। रेड सी का जो शिपिंग क्राइसिस था, इसकी बेसिस क्या थी? पॉलिटिक्स थी ना, पॉलिटिकल आपका था ना। इसने इकोनॉमी को किस तरह से किया कि बाबुल मंदेब आपकी स्ट्रेट है, क्या नाम है, इसके पास हूती ने जब अटैक किया लेट 2023 में शिपिंग वेसल्स को, तो उससे 30% ऑफ 30% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक रीराउट। अच्छा, अब जब आपकी कंटेनर की जब ट्रैफिक रीराउट होती है ना, इसका मतलब है उन्हें कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जब वो कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं तो उतने ही शिपिंग चार्जेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह ये वही बात है, अभी लिखने लगी हूँ कि जो आपकी जो शिपिंग कॉस्ट थी, ये एशिया में और यूरोप में ये 300% सर्च करती है। और सबसे बड़ा, अगर आपने मैप देखा हो ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने मैप जरा अगर आप देखें रेड सी का, तो ऊपर क्या है? ऊपर है स्विस कनाल। इस तरह से स्विस कनाल आती है। स्विस कनाल एक पतली सी आपकी क्या है? वाटर वे है जो रास्ता देता है, और उसको कौन बैक करता है, कौन उसको होल्ड करता है? इजिप्ट। चले वो, लेकिन अभी फिलहाल कंट्रोल किसके पास है? अच्छा, स्विस कनाल का ऐसे भी वैसे है, तो थोड़ी ये करेंगे। तो अच्छा, फिर उसको रास्ता मिलता है, आगे आगे जाके आपको क्या आ जाता है? रेड सी। मतलब ऊपर से अगर कोई कंटेनर जा रहे हैं तो यहाँ से गुजरेंगे और फिर नीचे आएंगे, ऐसे समझ आ रही है? तो इसकी ना सिर्फ आपकी ग्लोबल कंटेनर की ट्रैफिक रीडाउट हुई है, आपकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है, बल्कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने कहा है कि जो स्विस कनाल का जो रेवेन्यू है वो 8 मिलियन उसका लॉस हुआ है। आठ सौ में। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यमन के जो हूती हैं उन्होंने रेड सी पे वेसल्स पे अटैक किया। अब आप देखें, है तो ये इशू क्या था? पॉलिटिकल था, लेकिन इसने इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट किया? मैम, हम कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं इन नंबर ऑफ टॉपिक्स? अच्छा, मैं अभी ना आपको क्लास के एंड पे ये बताती हूँ। अच्छा, एक और अब बताएं, मैंने रिसेंटली आप लोगों को एक क्राइसिस पढ़ाया है, वो भी इसी तरह से रिलेट करें, जरा सोचें पिछली क्लासेस में पढ़ाया। वर्ल्ड फूड बास्केट कौन है? यूक्रेन। क्या था उस बात का? वर्ल्ड जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस क्या था? पॉलिटिकल नेचर का था ना। फर्क किस पे आया? इंटरनेशनल फूड पे आया। आ गया ना, वर्ल्ड फूड बास्केट कहा जाता है। जब ग्रेन ही लोगों को नहीं मिले तो क्या फूड इन्फ्लेशन हुई या नहीं हुई? फूड की प्राइसेस सर्च की या नहीं की? समझ आ रही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल आएगा तो मिसालें किस तरह की देनी है? एग्जाम्पल समझ आ रही है ना? ये इस तरह की मिसालें देनी है। अब जरा दूसरा लिखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या पता है? अगर देखें, बिल्कुल आ सकता है। आप कोई किसी भी किस्म का जो आपका पॉलिटिक्स से है और वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल आ सकता है। आप देख लें जो भी वो है। अच्छा, अब यूक्रेन वॉर पे लिखे, फूड इन्फ्लेशन लिख लें, फूड इनसिक्योरिटी लिख लें, आप पर डिपेंड करता है आप किस किस्म की हेडिंग बनाते हैं। मैंने आप लोगों की हेडिंग पे
ये आप लोगों के पेपर में जो आपने स्टांस लिया है उसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको वही कहा कि सोशल साइंस की खूबसूरती है कि हर कोई भी स्टांस ले सकता है, लेकिन वही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि रेलिवेंट मिसालें, रेलिवेंट आर्गुमेंट्स। अब आप देखें कि यूक्रेन ये चेक करेंगे कि कौन है, तो मैं आपको नहीं बता रही कौन है, जरा बताएं। ठीक है, यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट जो है उसने कहा है कि 50% ड्रॉप हुई है। ट्वेंटी अब इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, मैंने शायद आपको ये मिसाल पहले भी दी थी। जो आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ताइवान जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इन सेमीकंडक्टर्स का। जब भी चाइना और ताइवान का जो इशू होता है, तो जो ग्लोबल सप्लाई, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ग्लोबल सप्लाई चेन। अब ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि कहीं से आपका सेमीकंडक्टर किसी कंट्री से आना है, उसे किसी कंट्री में जाके उसमें किसी पे असेंबल होना है, फिर वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, लिख दूं ये या लिख लेंगे कि सेमीकंडक्टर या रॉ मटेरियल कहीं से आएगा, उसकी असेंबलिंग, यहाँ पे रॉ मटेरियल लिख लीजिएगा, उसकी असेंबलिंग कहीं पे होगी, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड कहीं पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये आपको ग्लोबल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है। जब भी ताइवान और चाइना का इशू होता है तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स की वो जो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इशू आ जाता है, तो फिर आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन है इसमें क्या इसका खतरात होते हैं। समझ आ रही है? ग्लोबल सप्लाई चेन को की डिसरप्शन के खतरात होते हैं। और फिर अभी बहुत सी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकलाइज, मतलब चिप प्रोडक्शन को वो लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से। अब आते हैं वाइस वर्सा पे। अभी हमने ये मिसालें किसकी ली हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट करी है इकोनॉमी को। अब क्या करना है, इकोनॉमी किस तरह से पॉलिटिक्स में, कोई मिसाल? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने बात की थी, जो रेसिप्रोकल टैरिफ थे, उससे क्या होगा? ये हुआ कि पानी जो है कंपनी जुलाई तक थोड़ी सी दी है, जुलाई तक थोड़ी सी उनको क्या किया है, रिलीफ प्रोवाइड किया। अच्छा, लेकिन इससे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से एक और भी तो काम हुआ, वो क्या हुआ? या अब आप एक चीज याद रखें कि रेसिप्रोकल लगाने से एक तो ये हुआ कि जो ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, ज्यादातर नहीं कहा था ना कि ब्रिक्स क्या कर रहा था, एक सिस्टम बना रहा था, सिस्टम का नाम है ब्रिक्स पे, जो अल्टरनेटिव है किसके, स्विफ्ट के। मैंने कल दूसरी दफा आपको जो चाइना और रशिया का और यूएस का मैं बता रही थी, तो मैं आपको कह रही थी कि रशिया पे क्या थी, यूएस सैंक्शंस थी, जिसकी वजह से ये जो स्विफ्ट का इंटरनेशनल पेमेंट का मैकेनिज्म है, रशिया पे या ईरान पे जिन पे सैंक्शंस लगी हुई है उनके लिए बंद हुआ हुआ। ठीक है, सिंपल और आसान अल्फाजों में, ज्यादा डिटेल में मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया है कि अब ब्रिक्स कंट्रीज है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक सिस्टम मुतारफ कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्या है, ब्रिक्स पे है, जो कि आपकी जो रिलायंस है यूएस लेड बैंकिंग सिस्टम पे, उस पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो
डी डॉलराइजेशन, क्या इसको कहते हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसीलिए तो हार्श इन पे क्या कह रहा था कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा इन कंट्रीज पे, ये लिमिटेड नहीं है मैम, क्योंकि जितने कंट्रीज हैं वो आपस में कर सकते हैं। आपस में कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए तो कह रही हूँ ये डी डॉलराइजेशन का स्टार्ट है। इसका इम्पैक्ट इतना अभी इतना सख्त नहीं होगा यूएस पे, लेकिन एक स्टार्ट तो है। अभी फिलहाल ये कह रहे हैं ये countries हैं, ये बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, और अब इनके करने से बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि इनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा। क्योंकि मैम डाइवर्सिटी जो चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज, इनको परवाइड करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज होने वाले। विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। स्टार्ट हमेशा इतना छोटा और इस तरह ही होता है। इससे पहले आप इससे भी ब्रिक्स से पहले भी देखें, ब्रिक्स से पहले चाइना और रशिया के आपस में बात नहीं करते बार्टर सिस्टम की। हमने और रशिया ने बार्टर सिस्टम की बात नहीं की। क्या ईरान और रशिया आपस में जो ट्रेड करते हैं वो बार्टर सिस्टम पे ट्रेड नहीं करते? तो ये सारी चीजें जो हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। अच्छा, इसके अलावा कोई मिसाल दे इकोनॉमी ने पॉलिटिक्स को किया हो। बड़ी अच्छी मिसाल मेरे जहन में भी आई है। साउथ चाइना सी में क्या है? साउथ चाइना सी में ऐसी क्या चीज है जो चाइना को इतना फोकस इस पे करती है? अगेन वही इकोनॉमी मिनरल्स है वहाँ पे, और मिनरल्स है, फिशरीज है, हाइड्रोकार्बन है, गैस की और ऑयल के रिजर्व्स है। अब गैस के और ऑयल के रिजर्व होने की वजह से साउथ चाइना सी में वो क्या उन्होंने क्या क्या पॉलिसी क्या उन्होंने अपनी बनाई हुई है, 9-9 बनाई हुई है ना, अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। तो क्या वो असल मसला क्या है? असल मसला तो इकोनॉमी का है ना, असल मसला तो इकोनॉमी का है। इस तरह की बेशुमार मिसालें आपको मिल सकती हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपके जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनको आपके जो क्या लफ्ज आप लिख सकते हैं कि जो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो गाइड करते हैं या लीड करते हैं आपके पॉलिटिक्स को या आपके पॉलिटिकल डिसीजन। समझ आ रही है ये बात? इस तरह की बहुत सी मिसालें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अभी जरा थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे पास टाइम 6:40 हो गए। जरा अच्छा 5-7 मिनट की बात करेंगे और इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी समझे खत्म हो गया। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाला था, तो CSS 2025 में एक सवाल आता है, बल्कि नहीं, मैंने आपको थेरीज भी थोड़ी पढ़ानी है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी से हम थेरीज कवर करेंगे, लेकिन अभी CSS 2025 का एक सवाल सुना है जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ SCO एंड ब्रिक्स। अब SCO भी हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, ब्रिक्स भी हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। एज अ चैलेंज टू अमेरिकन पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? अमेरिकन पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमिनेंस। उसने कहा है कि SCO और जो ब्रिक्स है वो अभी हमने ब्रिक्स की बात की या नहीं की है? समझ आ रही है? तो ये सारी बात की है, क्या ये जो ब्रिक्स है क्या इसको चैलेंज नहीं कर रहा? पहले क्या था? पहले यहाँ पे पेट्रो डॉलर चल रहा था ना। आप लिख सकते हैं ना, एक अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात आपने करनी है तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस कैसे थी। पहले ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से थी या ब्रेटन वुड सिस्टम से थी, उसके बाद पेट्रो डॉलर पे आ गई, उसके बाद जो इनके जो बैंकिंग जितने सिस्टम्स हैं उससे भी तो है ना, हेजेमनी है ना, क्योंकि डॉलर क्या है? वर्ल्ड करेंसी रिजर्व है। ये सारी बातें भी मैंने बताई है कि नहीं बताई है? तो क्या ब्रिक्स इस तरह से नहीं आ रहा? और फिर मैंने एक और आपको बात बताई है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, IMF है या वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो है या आपका जो UN है जिसमें US की क्या है? वीटो पावर है ना, बाकी कंट्रीज की भी है, लेकिन US का इन्फ्लुएंस ज्यादा है उसमें, है कि नहीं है ना? तो अब देखिए उसके निस्बत एक ऑल्टरनेटिव SCO आ गया कि नहीं आ गया? SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बाद में मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, लेकिन अभी आप देखिए एक तरह का ब्लॉक तो ये भी बन गया। तो ये बिल्कुल अमेरिकन का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी चैलेंज हो रहा है, जो अमेरिकन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो भी चैलेंज हो रहा है। ठीक है, आगे वो क्या बात करता है? What measures can be taken by the US to counter them? अभी आप लोग सोचें क्या मेजर्स हो सकते हैं? अगर तो जैसे अभी मैंने आपको टैरिफ क्या फ्रूटफुल है?
इस पे हम कल बात करेंगे कि मेजर्स क्या अडॉप्ट करने चाहिए, इस पे हम कल बात करेंगे। अभी थोड़ी सी बात हम करते हैं पाकिस्तान पे, बस 5-7 मिनट करेंगे। पाकिस्तान ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है पाकिस्तान? अच्छा, एक तो है लिबरलिज्म और एक है न्यू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ये कहता है कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी मार्केट्स फ्री मार्केट्स होनी चाहिए। उसके अंदर फ्री मार्केट्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो कम होनी चाहिए। और इसका एक और नाम होता है, वो क्या नाम होता है बेटा? इनफॉर्मल इकोनॉमी तो होती है जो आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती है। जो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होती है उसको आप इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो आपकी डॉक्यूमेंटेड होती है। जो आपकी फ्री मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती है उसे आप कहते हैं फेयर इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये एक टर्म है जिसमें जिसमें आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम है। ठीक है, ये लेसेस फेयर इकोनॉमी है। ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये हम लेट 20th सेंचुरी में इवॉल्व होता देखते हैं। और फिर इसकी एक और नई, ये क्या क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है? लिबरलिज्म। फिर आगे इसकी नई एक ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। कि इस पे मैं कल बात करूंगी और इस जैसी जो थेरीज हैं जो मैंने लिखवानी है उन पे मैं कल बात करूंगी। अभी आप सिर्फ ये समझे कि एक थेरी मैंने आज आपको बताई है, ये आईआर अगर होता तो हम इस पे बड़ी डिटेल में बात करते, लेकिन आईआर नहीं है, करंट अफेयर है, तो इसमें हम बस इतनी सी बात ही करेंगे कि लिबरलिज्म ये है कि आपकी मार्केट जो है फ्री होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई टैरिफ नहीं लगना चाहिए, किसी किस्म की इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा करती है। ठीक है, यहाँ तक बातें सब समझ आ गई? यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। कल आपको मैं ये थेरीज पढ़ाऊंगी और हम अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे और पाकिस्तान में भी जरा रोल पे बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैम इन टॉपिक्स को 5 मिनट में डिफाइन कर दें थोड़ा सा, मेन जितने जितने टॉपिक हमने कवर कर लिए अब तक। या आप किन टॉपिक्स को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं? ये जो थेरीज है इनकी बात कर रहे हैं? किसी और का कोई सवाल हो तो बताएं फिर हम। अच्छा, सिलेबस ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस कितना कवर कर लिया है। ये हम मेरे पास इस वक्त कोर्स आउटलाइन नहीं है वरना मैं बताती, लेकिन हमने पाक रशिया कर लिया है, पाक यूएस कर लिया है, पाक ईरान कर लिया है, पाक चाइना कर लिया है, एसटीजी एमडीजी कर लिए हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आज हुआ है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी किया है। अभी तो फिलहाल मुझे इतने टॉपिक्स ही याद है। किसी और के कोई सवाल हो आज से? बस फिर ठीक है। मैम काइंडली कल सिलेबस हाईलाइट करवा दीजिएगा। कल सिलेबस इंशाल्लाह मैं हाईलाइट करवा दूंगी। ठीक है जी। ये चाइना की खुद की बनाई हुई है, लोग इसको क्लेम, जो चाइना का जो क्लेम है ना वो ऐसा है कि उन्होंने ना इस तरह से समझे ये साउथ चाइना सी है, तो इस तरह से उन्होंने डैश लगाई हुई है। और ये जो डैश लगाई हुई है ना, ये चाइना ने खुद लगाई हुई है। ये इसके क्लेम को इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती नहीं है। ठीक है,
हाँ जी, क्या हाल चाल है? तुमने भी ले लिया ये सिंपल। सारा दिन मैं रील्स में यही देखती हूँ। अभी कर लेते हैं एडजस्ट कैमरा। अच्छा जी, कहाँ थे हम?